आगे चले फटाफट महाराष्ट्र की खबर को कवर कर लें जल्दी से। और महाराष्ट्र से जो खबर आ रही है खतरनाक खतरनाक खबर है, आइए देखें। इस्तीफा देना चाहते थे सीएम उद्धव ठाकरे, शरद पवार ने रोक लिया। मैंने क्या कहा था, ये आदमी बहुत पावरफुल। ये तो इस्तीफा देकर निकल रहे थे पतली गली से, अरे बाबू ऐसा कैसा 2.5 साल सरकार चलाया है, ऐसे नहीं जाने देंगे। हाँ तो भैया पकड़ लिया, तो कुल मिला के सरकार अभी और चलेगी, अभी इस्तीफा नहीं दे सकते। ठीक है, तो साहब उद्धव ठाकरे तो देना चाह रहे थे इस्तीफा, शरद पवार जी ने रोक दिया। कमाल है सर, बिकॉज ऑफ ऑल दीज ऐप चार्जेस फ्रॉम ओनर अबाउट 30% सो द ओनर एंड ऐप इंक्रीज प्राइस ऑफ फूड, आई हैव एक्सपीरियंस इन कैनेडा सेम थिंग। हाँ तो ये गलत है ना सर, ये गलत है ना। हमसे तो अलग से चार्ज ले ही रहे हो ना आप डिलीवरी चार्ज ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो, हमसे अलग से ले रहे हो, बात खत्म हो गई। आप कैसे करोगे, आप मेंटेन करो, ईमानदारी के साथ ट्रांसपेरेंसी रखो, बेईमानी क्यों कर रहे हो। टोमेटो चार्जेस कमीशन अराउंड 22% टू रेस्टोरेंट्स पर ऑर्डर, हैंस रेस्टोरेंट इंक्रीज द ऑनलाइन प्राइस। ऐसा नहीं कर सकते, ये गलत है ना अंकिता जी, इट इज़ इलीगल, आप नहीं कर सकते ऐसा, वो आपकी प्रॉब्लम है ना। या फिर आप लिखिए कि ऑनलाइन प्राइसेस आर डिफरेंट, तो आदमी को दूसरी तरह से मंगवाना होगा, दूसरी तरीके से मंगवाएगा। इतने में तो अपना लड़का भेज के नहीं मंगवा लेंगे। Zomato and Swiggy takes up to 30% commission from restaurants, so restaurant passes on approx 50% of the commission to customers as they get luxury of having food at home. We have to see that commission is less than 15%. हेमंत शाह जी बिल्कुल, मैं जहाँ से छोड़ा शुगर की कसम तुमको, अरे सर जाने नहीं दे रहे वो, जाने नहीं दे रहे। आइए, जोमेटो की बात खत्म हो गई, मालिकों दूसरे पे आ गए। आप अभी तक जोमेटो पे अटके हुए, इतना मौका दिया था जोमेटो पे कमेंट करने का। शिवसेना का एक और विधायक गुवाहाटी रवाना। ये माइला, ये क्या हो गया है? वो तो कह रहे थे ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, उनके पोस्टमार्टम जाएगी बॉडी। अरे रे रे, उद्धव ठाकरे देना चाहते थे इस्तीफा, शरद पवार ने रोका। तो साहब एक और विधायक चले गए गुवाहाटी। रे 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 रे, कमाल है। एक और, ऐसे कैसे काम चलेगा? एक एक करके जा रहे हैं। किसकी बात सुन रहे हैं, किसकी सुन रहे हैं? शरद पवार की। अच्छा अच्छा, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। हमारे जैन मुनि हैं, जैन संत हैं, वो कुछ कह रहे हैं, आइए सुने। किसको कह रहे हैं? ये महिला, ये भी है। ओ शिंदे साहब भी खड़े भाई, सुनिए। हिंदू घटा देश बटा। क्षेत्र में आप देखो, हिंदू पे देखो, आज तो सबसे बड़ी बात, मुसलमानों में इतने गद्दार नहीं है, ईसाइयों में गद्दार नहीं है, सिखों में गद्दार नहीं है, इतने गद्दार हिंदुओं में। मुसलमानों में गद्दार नहीं है, ईसाइयों में गद्दार नहीं है, हिंदुओं में गद्दार है। सब मुंडी भी हिलाई जा रही है। सीधी सी बात, देखो बात तो सही है, सबसे बड़े गद्दार, इसलिए हिंदुओं को खतरा हमारी हिंदुओं से, हिंदुओं को खतरा हमारे हिंदुओं से है। जैन मुनि जी प्रवचन दे रहे हैं, इनको खड़े होकर मुंडी हिला रहे हैं। समझ में नहीं आई इन्हें, इनको समझ में आ गई, बगल वाले को। ऐसे हिंदुओं की पहचान करके उन्हें पाकिस्तान भेजो, क्या बात है। जय हो जय हो जय हो महाराज, दंडवत आपको, प्रणाम। ऐसे ही संत होने चाहिए, सामने कौन खड़ा से फर्क नहीं होना चाहिए। संत का दर्जा सबसे ऊपर होना चाहिए। प्रधानमंत्री आए तो भी उठ के खड़े नहीं होना है, ठीक है ना। सुन रहे हो ना आप सब, संत समाज से ही कह रहा हूँ। महाराज आप महाराज हो, हम लोग थोड़ी कोई महाराज है। हम नीचे ही बैठेंगे, चरणों में ही रहेंगे, कुछ भी बन जाए कोई, है ना। एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और जिसको लगता है अरे संतों कितनी महिमा मंडन, तो तुम बन जाओ, किसने रोका है? हाँ, कुछ लोग तो मजाक उड़ाते हैं, ऐसे भी देखे मैंने, जैनी नंगे ऐसा ऐसा बोलते हैं। तो ऐसे तमाम सारे जो लोग बोलते हैं, उनको मेरा एक ही निवेदन है, तुम तो छोड़ो, तुम्हारे बाप की भी फटके 74 हो जाएगी जब 0 डिग्री पर पत्थर जो जिस पर तुम पैर नहीं रख पाते ना, ठंडा है, उस पर वो उघारे बदन सोते हैं, कभी नहीं पहनते। ऐसा नहीं कि सर्दियां तो कपड़े पहन लिए, तुम एक दिन 24 घंटे उन जैन मुनि के जैसा बन के दिखा दो, तो हम भी तुम्हारी तरफ बोलना शुरू कर देंगे। जिसने माँ का दूध पिया, उस चैलेंज को एक्सेप्ट करके दिखा दे, तब मैं मानूंगा, है ना। तो ऐसा यदि आपके सामने भी कोई कहे जैन मुनियों के लिए, जैन संतों के लिए, आप मुंह तोड़ जवाब दीजिए, चुप नहीं रहना हमने, ठीक है ना। क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, बहुत सारे लोग देखते हैं अरे वो कपड़े नहीं पहने, है ना, दिगंबर है, दिग ही उनका अंबर है ना, इस तरह से। लेकिन वो कभी भी नहीं पहनते हैं, कितनी भी ठंड हो, कितनी भी गर्मी हो, पॉसिबल नहीं है। बहुत कष्टप्रद जीवन जीते हो,
इतना कष्ट अपने शरीर को देते हैं कि कभी कभी तो यकीन नहीं होता कि आदमी जिंदा कैसे रह लेता है। ठीक है, तो खैर बैक टू द पॉइंट, जैन मुनि जी आदित्य ठाकरे जी को आशीर्वाद दे रहे थे, लेकिन वो ले नहीं पाए, उसको ग्रहण नहीं कर पाए। ज्ञान तो उन्होंने दिया लेकिन ग्रहण नहीं कर पाए, अफसोस। चलिए, आदित्य ठाकरे, पप्पू और शिवसेना, कौन है भाई? विष्णु जी। चलिए, नागा साधु, हाँ नागा साधु भी ऐसे होते हैं। तो कोई भी किसी भी संत के बारे में यदि कोई मजाक उड़ाए तो थोड़ा सा हम उसके बारे में देखें, समझें कि वो कौन से संत हैं, क्या करते हैं, तब मालूम चल जाएगा, है ना। ठीक है ना। जैन मुनि अच्छे से खींचा है, शत शत प्रणाम मुनिवर, और सर आपको प्रणाम, शत शत नमन। धन्यवाद मुकेश त्रिपाठी जी। तो खैर कुल मिलाकर ये चीज़ें, विनायक पटेल जी बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका, जय स्वामीनारायण। कोई मैसेज नहीं भेजा आप, इसमें मैसेज भी भेज सकते हैं। हाँ, जय स्वामीनारायण और कॉफ़ी भेजा आपने, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सही सिस्टम है, यहाँ से जो है ना इमीडिएटली ले लेने का। चलिए, सो वेयर वी वर, हाँ, तो जैन मुनि जी जो है ज्ञान दे रहे थे, ज्ञान वो ले नहीं पाए, है ना। पैदल चलते हैं गाड़ी, हाँ पैदल चलते हैं साहब। गर्मियों में जिस डामर की सड़क पर, काली वाली पर अपन जूतों के साथ अपन जब चलते हैं ना तो तलवा जलने लगता है पैर का, उस पर नंगे पैर चलते हैं, बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल है। और ज़्यादातर हमारे संत समाज जो है ऐसे ही चलता है। तो साहब ज्ञान तो दिया लेकिन ले नहीं पाए, जब ले नहीं पाए तो फिर यही स्थिति होनी है। हमारे साधु संतों का क्या काम है? उनका काम है ज्ञान देना, आपको सही दिशा दिखलाना। उन्होंने दिखलाई, लेकिन अगर आपने नहीं देखी, अगर आप उस रास्ते पर नहीं चल रहे हो, तो फिर वो रास्ता कहाँ जाता है? विनाश की तरफ जाता है। इसलिए साधु संतों का सानिध्य जिनको मिलता है वो बहुत सौभाग्यशाली होते हैं। एक होता भाग्यशाली और एक होता सौभाग्यशाली, है ना। तो सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनको उनका सानिध्य मिलता है। तो जब मिले, जैसे मिले, तुरंत सिर पे हाथ रखवा लो और जो ज्ञान मिल रहा है चुपचाप ले लो और गंभीरता के साथ उसको याद रखो, तो जीवन में भला होता रहेगा, नहीं तो साफ हो जाओगे। बड़े से बड़े लोग साफ हो गए साहब। डू यू नॉट फील एनी पेन वाइल सिटिंग इन द कैबिनेट विद छगन भुजबल हु हैड अरेस्टेड शिवसेना चीफ बाला साहब ठाकरे, सेज रेबल शिवसेना एमएलए सुभाष सबने इन वीडियो रिलीज बाय एकनाथ शिंदे। अरे सुभाष सबने साहब ने आज तो बिल्कुल लंका लगा दी, रिकॉर्ड तोड़ दिया। कहते आपको थोड़ा सा भी दर्द नहीं होता? उसी आदमी के साथ बैठते हो, उसी आदमी के साथ जिसने तुम्हारे पिता को जेल पहुंचा दिया था, जिसने तुम्हारे पिता को अरेस्ट किया था, जेल पहुंचा तो नहीं पाए थे, पहुंचाने की पूरी प्रयास कर लिया था। तो उनको मालूम था महाराष्ट्र में आग लग जाएगी, बाला साहब नाम है, कर नहीं सकते। ये तो प्रयास तो कर लिया था उन्होंने। क्या गलती थी? हिंदू हृदय सम्राट, कमाल है। तो छगन भुजबल जी ने ये कुचक्र रचा था और वही कैबिनेट में साथ में बैठते हैं, एक ही टेबल पर बैठते हैं। तो शर्म नहीं आती, दर्द नहीं होता? बात बहुत आगे तक निकल गई। हमने कहा ना सर, ये सरकार तो गई, एमवीए तो गई, है ना। किसकी बनेगी बात एक अलग है, लेकिन एमवीए तो नहीं चलेगी अब। क्योंकि पुरानी बातें निकल आई, है ना। कार्टून के लिए किया था, अच्छा। तो पुरानी बातें निकल आई साहब। अब पुरानी बातें निकलेगी तो बात निकली तो दूर तक जाएगी, और दूर तक जा रही है सर। शरद पवार के इशारे पर संजय राउत पार्टी खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। एनसीपी नेता संजय राउत के कंधों से बंदूक चलाएंगे। हम समाप्त नहीं होने देंगे, हम रुकेंगे नहीं, और जब तक महाराष्ट्र को नई ऊंचाइयों पर नहीं ले जाएंगे तब तक पीछे नहीं हटेंगे। शिवसेना के बागी विधायक दीपक केसरकर। तो दीपक केसरकर जी ने आज एक और आरोप लगा दिया। कहते साहब शरद पवार जो है वो कंधा इस्तेमाल कर रहे हैं संजय राउत का। संजय राउत अपना कंधा दे रहे हैं, और कंधा ये दे रहे हैं कि पूरी शिवसेना को खत्म करना चाहते हैं साजिश के तहत। ठाकरे के वंशज कहाँ गए? पूछिए मत साहब। सेफ गार्डिंग हिंदुत्व, नॉट अ रेबेलियन बट अ फाइट फॉर शिवसेना सेल्फ रिस्पेक्ट। लंबा चौड़ा लेटर लिखा है साहब, लंबा चौड़ा लेटर। तमाम सारी बातें इस लेटर में लिखी गई हैं। क्या क्या हुआ, क्यों हमको इनके साथ नहीं देना चाहिए, इन्होंने हमारे साथ क्या क्या किया है, ये तमाम सारी बातें इसमें लिखी हैं। इस पार्टी को खत्म करने का पूरा प्रयास किया। हिंदुत्व विरोधी लोग हैं ये लोग, इनके साथ हम लोग कैसे हो सकते हैं? दीपक केसरकर। तो इन्होंने पूरी चीज़ों को इस 4 पन्ने के लेटर में पूरी चीज़ों को अच्छी तरह से बयां किया है, अपने दर्द को बयां किया है। लेकिन फिर भी कुछ लोगों को अभी भी समझ में नहीं आ रहा।
कुछ लोग अभी भी समझने को तैयार नहीं है। खैर, क्या हो सकता है। तो ये सब चल रहा था मामला। उधर डिप्टी स्पीकर ने फरमान जारी कर दिया, इस तारीख को आओ, उस तारीख को आओ, और अब बताओ क्या है क्या नहीं, नहीं तो तुमको डिस्क्वालीफाई कर देंगे। उधर जाने की कोशिश करो तो वो कहते हैं कि तुम्हारे को पोस्टमार्टम करने भेज देंगे तुम्हारी लाशों का। आदमी करे तो करे क्या। एक तरफ ऐसी दादागिरी कि आओ तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, दूसरी तरफ ऐसी वो कि भाई नहीं आओगे तो डिस्क्वालीफाई कर देंगे। तो फाइनली फिर जो है मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। गवर्नर साहब ने भी ज़्यादा जो है अपना दिमाग लगाया नहीं इसमें, तो मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया। और अच्छी बात है, वो कोविड पॉजिटिव होकर साइड में हो गए, बोले मैं तो कोविड पॉजिटिव हूँ। तो मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। सुप्रीम कोर्ट में गया तो मालूम है बड़ी मज़ेदार बात है कि एकनाथ शिंदे कैंप के जो वकील हैं वो तो हरीश साल्वे हैं। उन्होंने हरीश साल्वे को किया, नाम सुनिएगा आपको मज़ा आएगा, जिन्होंने भारत की प्रतिष्ठा बचाई विदेशों में जा जाकर 1 रुपये फीस लेकर। हाँ, तो दूसरी तरफ जो शिवसेना के लॉयर वो कौन है? देवदूत कामत। अब देवदत्त कामत कौन है? देवदत्त कामत साहब वही हैं जो पीएफआई के लॉयर हैं हिजाब केस में। क्या से क्या हो गए देखते देखते। हाँ, या फिर शरद पवार जी ने अपना वकील खड़ा किया है। इतना भी भरोसा नहीं करते उद्धव जी वो आप पर कि आपको अपना वकील भी खड़ा करने देंगे कि आप केस ढंग से लड़ेगा आपका वकील। आपके वकील आप पर तो भरोसा है ही नहीं, वकील पर भी भरोसा नहीं है आपके। कमाल है साहब, क्या बोले। चलिए आगे चलते हैं और देखें। महाविकास आघाड़ी एमवीए गठबंधन ने सदन में बहुमत खो दिया है क्योंकि शिवसेना विधायक दल के 38 सदस्यों ने अपना समर्थन वापस ले लिया है और इस तरह सदन में बहुमत से नीचे आ गया है। सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका में एकनाथ शिंदे, तो जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करी उसमें यह भी लिखा हुआ है कि जो एमवीए महाविकास आघाड़ी ये खत्म हो चुकी साहब, इसका बहुमत खत्म हो गया, अब इसके पास बहुमत नहीं है, हमने इससे समर्थन वापस ले लिया। अब कहाँ जाओगे? यानी ये सरकार तो अल्पमत में आ गई। सुप्रीम कोर्ट क्यों गए? सुप्रीम कोर्ट इसलिए गए कि सुप्रीम कोर्ट अब इसमें संज्ञान ले और इसमें कार्रवाई करे। कार्रवाई क्या होनी? कार्रवाई ये होनी कि इस सरकार को बर्खास्त किया जाए, पुनः दोबारा नई सरकार के गठन की संभावना को देखा जाए, अन्यथा चुनाव में जाया जाए। जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया पूरी होती है ना। तो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट में याचिका गई। दुनिया में सबसे बड़े जैनियों के तीर्थस्थल की नींव रखने में मेरे दादा परदादा ने छोटा सा योगदान दिया है और 1970 तक इसी तीर्थस्थल में बने मंदिरों में 95% ईंट मेरी चिमनी भट्टे के थे। अच्छा जी, सुमित धनराज जी, क्या बात है, बहुत बढ़िया, शुभकामनाएं आपको भाई, अति उत्तम। तो कुल मिलाकर बात यह है कि मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तब क्या हुआ आइए देखें। एकनाथ शिंदे गुट को बड़ी राहत, डिप्टी स्पीकर की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट की रोक। डिप्टी स्पीकर ने कहा था भैया आप आइए यहाँ और आकर यहाँ बात कीजिए, आपको नहीं तो आपको अयोग्य कर देंगे। इनको नोटिस जारी किया था और व्यक्तिगत रूप से आकर आपको उसका जवाब देना है, नहीं तो आपको अयोग्य कर दिया जाएगा। तो एकनाथ शिंदे गुट को राहत मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर की कार्रवाई पर रोक लगा दी, बोले आप कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती, आज कार्रवाई पर रोक जो लगी है बड़े ओपन में लगी, एकदम क्लियरली, एकदम क्लियर जजमेंट है। इसके बावजूद जो लेफ्ट लिबरल है वो मालूम क्या, वो कुछ दिनों के लिए टाल दी है कार्रवाई, कुछ दिनों के लिए। अरे इस ऐसे न्यूज़ लिख देने से क्या हो जाएगा दादा? न्यूज़ तो न्यूज़ ही रहेगी, वो थोड़ी बदल जाएगी, जजमेंट थोड़ी बदल जाएगा तुम्हारे हिसाब से। मतलब शर्म की बात है यार, कम से कम न्यूज़ तो सही से लिखा करो। बड़ी शर्म की बात है। खैर चलिए और देखते हैं और क्या हुआ। उद्धव को झटका, डिप्टी स्पीकर के नोटिस पर रोक। एससी में शिंदे सेना और शिवसेना की क्या दलीलें, जानिए क्या हुआ साहब, झटका लग गया आज। तो सिर्फ उद्धव को क्यों लगा, डिप्टी स्पीकर को भी झटका लगा। महाराष्ट्र विधानसभा सचिवालय ने बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग पर शिंदे गुट को 16 विधायकों से 27 जून की शाम तक लिखित जवाब मांगा था। अब सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर के नोटिस पर रोक लगा दी है। तो रोक लग गई साहब, कुछ नहीं कर सकते आप, फिर क्या करें क्या? सुप्रीम कोर्ट ही बताए, तो बता रहा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने शिंदे कैंप को राहत, 11 जुलाई तक अयोग्य नहीं घोषित हो पाएंगे बागी विधायक। 11 जुलाई तक इन बागी विधायकों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। क्लियर है सुप्रीम कोर्ट से, और यह फैसला आना ही था साहब, इट वॉज इनएविटेबल, इसको आप रोक ही नहीं सकते थे। ठीक है ना? तो आप ये फैसला, ये बिल्कुल एकदम पानी की तरह साफ है, अब इसमें आप क्या करोगे? खैर, तो और क्या, सभी पक्षों को जवाब देने के लिए एससी ने दिया 5 दिन का वक्त। विधायकों की अयोग्यता पर डिप्टी स्पीकर नहीं लेंगे फैसला। तो सभी पक्षों को 5 दिन तक का वक्त दिया गया, आ जाइए अपनी अपनी बात कहिए, 5 दिन का आपके पास समय।
5 दिन इज मोर देन इनफ, बहुत है, कोई कमी नहीं 5 दिन। तो 5 दिन का समय दिया, आ जाइए, अपनी अपनी बात कहिए और अपनी बात कहकर आप जा सकते हैं। कोर्ट उसके बाद निर्णय लेगा हमको क्या फैसला लेना है। 5 दिन का समय दिया है साहब। आज के पुनः लाइव का सौभाग्य प्राप्त हुआ, आपकी फीस गौरव पांडे जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आइए फिर क्या। सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत के बाद एकनाथ शिंदे बोले, ये बाला साहेब ठाकरे का हिंदुत्व की जीत। बेटे श्रीकांत ने भी दी प्रतिक्रिया। तो जीत गए साहब, तो ये नहीं बोले हम जीत गए हिपे फुर रहे, कहते बाला साहब ठाकरे, हाँ बाला साहब ठाकरे की जो हिंदुत्व की जीत है। इनके बेटे ने भी आज कुछ कहा, उसने भी प्रतिक्रिया दी है, बेटा भी आज निकल कर आया। तो पहले ज़रा ये देखें कि फिर क्या हुआ, जब जीत गए तब क्या हुआ, वो देखना आपके लिए आवश्यक है। आइए, जश्न मना साहब। तो धड़ाधड़ आतिशबाजी, जश्न मनाना शुरू। वो तो कह रहे थे कोई है ही नहीं वहाँ पर इनके समर्थन में। खैर, प्रतिक्रिया भी सुन लें उनके बच्चे की, श्रीकांत की भी सुन लें। सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से आज एक बहुत बड़ा रिलीफ जो है वो किया गया है और हमेशा जो है वो सत्य परिस्थिति का विजय जो है वो आया है। केवल मत आज भी सत्य का विजय हुआ है और आज जो फरमान जो है हिंदी ले उपाध्यक्ष जी ने निकाले थे कि 2 दिन में जो है आप आपका से आप कीजिए, नहीं तो आप सभी को डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो है वो 2 दिन में उसकी तो बहुत बड़ी कार्रवाई होती है, 14 दिन का नोटिस देना पड़ता है, उसके बाद में ये सब जो है होता रहता है। तो आज कोर्ट ने जो है वो कोर्ट ने एक अच्छी, मुझे लगता है अच्छा डिसीजन जो है वो आज दिया है और आने वाले समय में ये तो भी पहला स्टेप है, आने वाले और अच्छी न्यूज़ जो है आप सभी को जो है तो पता चलेगा, पहली शुरुआत है। आने वाले समय में जो है सभी को पता चलेगा ये सब जो है वो न्यायिक लड़ाई है, कोर्ट में लड़ी जाने वाली लड़ाई है। आज उसका जो स्टेप 1 था वो हम लोग ने क्लियर किया है। आने वाले समय में जो है वो धीरे धीरे सरकार बनाने की तरफ जो है सभी लोग जो है वो ओके सर, थैंक यू। में बातचीत हुई है, तब तक वो आने वाले किस तरीके से आगे आप देख रहे हो, ये कोर्ट के रिजल्ट के बाद आपकी बातचीत हुई है? मुझे पता नहीं अभी अब उनकी क्या रणनीति है करके, लेकिन बहुत जल्दी जो है सभी एमएलए जो है वो मुंबई में होंगे। थैंक यू। तो साहब बहुत जल्दी सभी एमएलए मुंबई में होंगे, सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद दे रहे हैं, कमाल है। चलिए साहब, ये भी अच्छा रहा। कुल मिलाकर जो है डिसीजन से बड़े खुश। आइए और आगे देखें और क्या हुआ। शिवसेना के बागी विधायक एकनाथ शिंदे ने मन से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे से 2 बार फोन पर बात की। शिंदे ने ठाकरे से महाराष्ट्र के हालिया राजनीतिक स्थिति के बारे में बात की और उनके स्वास्थ्य के बारे में भी जानकारी ली। इस बात की पुष्टि मनसे के एक नेता ने की है। तो ये तो एक नया ही ड्रामा शुरू हो गया भाई, ये तो एक नया ही मैटर शुरू हो गया। तो एकनाथ शिंदे ने ऐसी छलांग मारी कि किसी ने सोचा ही नहीं। वो तो मनसे के राज ठाकरे से बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के। और अगर राज ठाकरे भी दोबारा से शिवसेना में वापसी करते हैं, यदि ऐसा होता है कि ये परिवार वापस इसमें आता, तो ये बहुत बड़ा काम शिंदे कर जाएंगे अगर ऐसा कर पाने में संभव हुए तो। हालांकि मुश्किल लगता है। ये शर्मा जी धन्यवाद। फिर क्या हुआ, जब देखा कि सुप्रीम कोर्ट से निर्णय आ गया है और अब तो सरकार गिरनी तय है, तो सरकार बनाने का प्रयास करने वाले लोग भी थोड़े सक्रिय हो जाएंगे। तो हो गए साहब, बिल्कुल हो गए। महाराष्ट्र भाजपा प्रमुख चंद्रकांत पाटिल और अन्य भाजपा नेता मुंबई के एलओपी देवेंद्र फडणवीस के आवास पर पहुंचे। लीडर ऑफ ऑपोजिशन है ना एलओपी, तो साहब सबके सब पहुंच गए देवेंद्र फडणवीस के घर पर। सागर सरकार बननी है भाई, बल्ले बल्ले, मजा आ गया। बीजेपी वालों की तो लॉटरी लग गई है। चलिए अब आगे देखें, पहुंचे भी कि नहीं पहुंचे, या मतलब ऐसी फोटो वोटो हो गई, देखें जरा। हाँ साहब पहुंच तो गए, देवेंद्र फडणवीस बैठे हैं, ये भी बैठे हैं, बाकी लोग भी बैठे हैं। जब बाकी लोगों को स्टूल पे बैठा दिया, अच्छा प्लास्टिक की कुर्सियों पर, अच्छा अपन 2 बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठे हैं, ओके। कुछ लोगों को सोफे पे बैठाया है। ये जब सोफे ऐसे हैं तो ये बड़ी कुर्सियों की क्या ज़रूरत थी, इन 2 बड़ी कुर्सियों की क्या ज़रूरत थी। कब 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 ये हम लोगों के मन से जाएगा, ये गलत बात है ना।
जिस कुर्सी पर सभी लोग बैठे हैं, एक नेता को, एक लीडर को उसी कुर्सी पर इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। बल्कि प्रयास ये करना चाहिए हम इनफैक्ट नॉर्मल बुनी हुई कुर्सी पर बैठ जाए, लकड़ी की कुर्सी पर बैठ जाए, दूसरों को गद्दी वाली कुर्सी दे, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। एक अच्छे नेता की ये पहचान होती है, एक अच्छे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति की ये पहचान होती है। अगर हम ज़्यादा अच्छी कुर्सी पर बैठते हैं तो ये हमारा व्यक्तित्व बता रहा है ना। इससे बचना चाहिए। ठीक है, बहरहाल पहुँच गए साहब, सब लोग पहुँच गए। फिर क्या हुआ? वो पहुँच गए वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन दादा यहाँ तो हंगामा है। वो कहते सिक्योरिटी दे दी, फलान कर दिया, ढिकान कर दिया, CRPF वाले दे दिए, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। आइए देखें फिर क्या हुआ। ओ तेरी, ओ तेरी, अरे ये ऐसे कैसे भागे? ये शिवसेना वाले बोल रहे थे तो बिल्कुल ऐसे भागे कुकरों को। ओहो, देखो जरा, जैसे ही वो निकल कर आया ऐसे भागे भैया, ऐसे भागे दुम दबाकर। कौन निकला? ये CRPF वाला निकला। ये बड़े आराम से बात करने लगा, उन्हें लगा ये तो मारेगा पीटेगा, पर ये तो बात करने लगा। और इसके बाद इसके सामने तोड़ा फोड़ी, और जबकि इसके पास में हथियार है। आप कहते हो ना CRPF वाला ये वो, ये देखो सब तोड़ फोड़ दिया, और फोन लेके ही घूमता रह गया। ऐसे लोगों को तत्काल नौकरी से बर्खास्त कर घर बैठाना चाहिए, ऐसे CRPF के जवानों को जो सुरक्षा नहीं कर पा रहे। आपको जो शस्त्र दिए हैं वो इसलिए दिए हैं ताकि आप उनका उपयोग करें, ना कि इसलिए दिए हैं कि आप उनको लेकर घूमते रहें और फ़ोन पे व्यस्त रहें। सोचिए अगर वहाँ पर कोई सामने इनके हत्थे पड़ जाता तो ये बेसबॉल के बैट से ही मार डालते, सरियों से ही मार डालते उसको। ये क्या करते? तो कुछ नहीं, खड़ा रहता आदमी। इसलिए मैं कहता हूँ, लोग कहते हैं ना कि जो सुरक्षा मिलनी चाहिए, कुछ नहीं होता सर सुरक्षा से। सुरक्षा सिर्फ आप अपनी कर सकते हो, कोई आपके लिए मरने नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा सर। ये देख लो आपके ZY+ सिक्योरिटी वाले, आया कुछ काम? बंदूक लेके खड़ा है, SLR लेके हो, कुछ आई? चलाई उसने गोली? भाई साहब सबको अपनी नौकरी प्यारी है। कहता भाड़ में जाए, कल मरते हो आज मरो, हमारी बला से हमको क्या फ़र्क पड़ने वाला है। इसलिए आप अपनी सुरक्षा कीजिए। खैर, अब ऐसे में अगर ये मान लो विधायक आ गए तब क्या होगा? ये बचेंगे क्या, या उनको सच में पोस्टमार्टम हो जाएगा? कमाल है। देखिए भाई, इट वॉज नॉट अ rebellion but what the people of Maharashtra want. What does he, Sanjay Raut, mean by bringing bodies from Guwahati? This is not the culture of Maharashtra. He should threaten other people but not us. श्रीकांत शिंदे। तो श्रीकांत शिंदे जी कहते हैं, शिवसेना MP सन ऑफ एकनाथ शिंदे, कहते हैं कि भाई किसी और को धमकी देना, हमको धमकी मत देना। इस प्रकार की भाषा इस्तेमाल नहीं की जाती महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में, जिस प्रकार की भाषा आप इस्तेमाल कर रहे हो, और ये गलत है। तो ये धमकी तो हमको तो देना मत, किसी और को देना। चलिए देख ले, वीडियो भी देख ले। शेखर जी बताइए कि जिस तरीके से आज एक तरह से शक्ति प्रदर्शन जो है आप लोग की तरफ से किया जा रहा है, ये कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं है। हम DA साहब के समाधि पर जा रहे हैं, उनका आशीर्वाद लेने जा रहे हैं। श्रीकांत जी, जिस तरीके से लगातार धमकियां दी जा रही हैं, संजय राउत की तरफ से कहा जा रहा है कि लाश जो है वो आएगी और पोस्टमार्टम किया जाएगा, उसे लेकर आप किस तरीके से देखते हैं? मुझे लगता है ये पूरी जनता जो है, महाराष्ट्र की जनता और हिंदुस्तान की जनता, ये सब देख रही है, बहुत क्लोजली देख रही है। और जो वक्तव्य जो है बड़े बड़े नेताओं से आ रहा है, मुझे लगता है ये संस्कृति जो है वो हमारे महाराष्ट्र की नहीं है, हिंदुस्तान की नहीं है। और ये धमकियां जो है और किसी को दे, बगावत नहीं है, ये नहीं है, हिंदुस्तान की नहीं है। और ये धमकियां जो है और किसी को दे, नहीं है, हिंदुस्तान की नहीं है। और ये धमकियां जो है और किसी को दे, बगावत नहीं है। ये लोगों को जो चाहिए, वो महाराष्ट्र के जो लोगों को चाहिए, जनता को चाहिए, वो जो है वो आज एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व में जो है वो सभी आमदार आगे। ये धमकियां किसी और को दें, लड़का तो गजब है भाई, बहुत तेज है लड़का। तो हम तो सोचे कि लड़के में दम नहीं होगी, पर लड़का तो उतना ही दमदार है ना। कमाल है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। लाइव चलते में नहीं लेते सर कुछ भी, है ना। लाइव चलते में कोई नया व्हाट्सएप नहीं लेते, ठीक है ना सर। चलिए आगे बढ़ें। तो फिर इतने सबके बीच में आखिर चल क्या रहा है, उस चलने वाली चीज़ को भी देखें। बड़ा सटीक एक कार्टून आया है, गजब का कार्टून आया है। सो रहे हैं साहब उद्धव जी, और राउत साहब के हाथ में जो है तलवार है, नाक पे मक्खी बैठ गई है। आप भगवान ही मानेगी कि क्या होने वाला है, क्या होने वाला है मालूम है ना आपको। बड़ा ही शानदार कार्टून है भाई। आज की जो पूरा जो है
इस पर एकदम फिट बैठता हुआ कार्टून। खैर, तो धमकी दे रहे थे, फलान करेंगे, ढिकान करेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। अक्सर हमने सुना जो दूसरों के लिए बुरा बोलता है उसके साथ बुरा हो जाता है ना। ये जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद उस गड्ढे में गिर जाता है कि नहीं? तो क्या यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है या यहाँ पर कुछ और हो रहा है? चलिए देखते हैं। आई जस्ट केम टू नो दैट ईडी हैज समन्ड मी। ओहो हो, ईडी का नोटिस पहुंच गया साहब। मुझे अभी पता चला है कि ईडी ने मुझे तलब किया है। महाराष्ट्र में ये बड़े राजनीतिक घटनाक्रम है। हम बाला साहब के शिवसैनिक एक बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। ये मुझे रोकने की साजिश है। भले ही आप मुझे मार दें लेकिन मैं गुवाहाटी मार्ग नहीं लूंगा। मुझे गिरफ्तार करो। ट्वीट संजय राउत। अरे रे रे रे, ईडी का नोटिस पहुंच गया। कल बुलाया ईडी ने। ये जो है अब तक जो है ये धमकी दिलवा रहे थे। हाँ, कैसे कि भाई फलाना आदमी, ढिकाना आदमी, ये ऐसे करो, वो वैसे करो, इतनी तारीख तक आओ, उतनी तारीख तक आओ। लेकिन मामला कुछ का कुछ हो गया। ये अब तक जो धमका रहे थे उसके बदले में पलट के धमकी मिल गई। अब ईडी का नोटिस आ गया। कल पेश होना है साहब, सुबह पहुंचना पड़ेगा ईडी के दफ्तर। गिरफ्तारी हो जाएगी, नहीं तो कह रहे हैं गिरफ्तार करो। सर हो जाओगे, है ना? अब देखते हैं क्या होता है। अब बवाल काटा जा रहा है, अरे साहब वो मेरे को दबाने की कोशिश है, मुझे ये करने की कोशिश, मुझे वो करना। अरे तो दादा कौन, अभी कफन वफन बहुत सारी बातें हो रही थी, क्या लाशें आएंगी, पोस्टमार्टम होगा, फलाना होगा, ढिकाना। अरे इतने से डर गए आप, सुई से डर गए, पोस्टमार्टम की बातें कर रहे थे। कैसे काम चलेगा? हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा, हमारा आज का लाइव आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और 8770720196 पर गूगल पे, पेटीएम, फोन पे के माध्यम से सपोर्ट करना, कंट्रीब्यूट करना, अपनी फीस भरना बिल्कुल मत भूलिएगा। भीम यूपीआई एड्रेस है n.shukla@UPI। जो लोग भारत के बाहर हैं वह patreon.com/नितिन शुक्ला पर और paypal.me/नितिन शुक्ला GWL पर कंट्रीब्यूट कर दें। Like, share, subscribe and click on the bell to receive a notification every time a video is uploaded. If you'd like to contribute to the channel, you can contribute to patreon.com/Sanatani, paypal.me/Sanatani or Sanatani@UPI.